गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेसर शेड्यूलिंग। ठीक है, तो आइए बात करते हैं प्रोसेसर शेड्यूलिंग के। बड़े बेसिक मैं और बता दूं आप लोगों को, शायद आप लोगों को एल्गोरिथम करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जैसे कि मैं प्रेजेंटेशन ओपन कर रहा हूँ, इस प्रेजेंटेशन में सबसे पहले बात करते हैं एक लॉजिकली देखें कि प्रोग्राम एंड प्रोसेस क्या होता है। बेसिकली जैसे बात आती है कि व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, आप जानते हो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, व्हाट आर रिसोर्सेज क्या होते हैं, हाउ डू वी क्रिएट प्रोग्राम, प्रोग्राम कैसे क्रिएट करते हैं, एक चीज बढ़ती चली जाती है जैसे कि ये बना हुआ है। अब आते हैं प्रोग्राम और प्रोसेस में क्या है। दूसरी बात आती है कि व्हाट इज द मेमोरी फुटप्रिंट ऑफ यूजर प्रोग्राम। तो देखिए ये मेमोरी फुटप्रिंट ऑफ यूजर, कोई यूजर प्रोग्राम है उसके लिए कोई ना कोई मेमोरी अलॉट होती है। तो देखिए क्या क्या स्पेस है, हाई मेमोरी एंड लो मेमोरी में यूज बाई ओएस, प्रोग्राम स्टैक, प्रोग्राम हीप, प्रोग्राम ग्लोबल डेटा, प्रोग्राम कोड एंड यूज बाई द ओएस। व्हाट इज द ओवरऑल व्यू ऑफ मेमोरी एंड व्हाई। देखिए ये प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2 ऐसे करके एन प्रोग्राम यहाँ पे लोड है ये मेमोरी में, देख रहे होंगे ब्लॉक के रूप में। ये ओएस डेटा स्ट्रक्चर है, ये ओएस रूटीन है। तो हम इसे प्रोग्राम प्रोसेस की बात करें। अब इसी के अंदर जैसे व्हाट आर रिसोर्स आर रिक्वायर्ड टू रन, जैसे हेलो वर्ल्ड। तो सबसे बड़ी बात आती है कि प्रोग्राम को शेड्यूल कौन करता है, ये प्रोसेस को शेड्यूल कौन करता है। हम कहते हैं व्हाट इज शेड्यूलर करता है। तो शेड्यूलर क्या होता है, देखिए शेड्यूलर ये प्रोसेसर है आपका, ये शेड्यूलर है, ये प्रोसेसर है आपके, कई प्रोसेसर यहाँ पे बने हुए हैं, ये विनर। तो क्या होता है कि प्रोग्राम प्रॉपर्टी जो होती है, एक्सपेक्टेड रनिंग टाइम, एक्सपेक्टेड मेमोरी यूजेज, एक्सपेक्टेड इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट। और यहाँ पर दिया है सिस्टम प्रॉपर्टी या प्रोसेस प्रॉपर्टी, जिसमें अवेलेबल सिस्टम मेमोरी, अराइवल टाइम ऑफ प्रोग्राम एंड इंस्टेंटली मेमोरी रिक्वायरमेंट। ये चीज़ें यहाँ पर आती हैं। तो शेड्यूलर इन दोनों चीज़ों को कहीं ना कहीं शेड्यूल करता है कि कितना प्रोसेस को मेमोरी चाहिए होगा और कितना रनिंग टाइम होगा, कितना मेमोरी यूज होगा, एक्सपेक्टेड कितनी मेमोरी लगेगी, इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट एक्सपेक्टेड कितना रहेगा। ये प्रोग्राम की प्रॉपर्टी है, ये आपकी प्रोसेस की प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, कि कितना मेमोरी का रिक्वायरमेंट होगा, कितना। तो अब प्रोसेस मतलब क्या होता है, जिसका एक प्रोसेस रनिंग प्रोग्राम। अब प्रोग्राम क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस, एक साथ बहुत सारे प्रोसेसेस हो सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। देखो जैसे प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम क्या होता है, ऑन द डिस्क, स्टैटिक, नो स्टेट, नो पीसी, नो रजिस्टर यूनिट, फिक्स टाइम। प्रोसेस क्या है, इन मेमोरी एंड डिस्क, डायनेमिक चेंजेस, स्टेट, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर, मे ग्रो और श्रिंक, फंडामेंटल यूनिट ऑफ शेड्यूलिंग। ये सारी चीजें प्रोसेस के साथ जुड़ी रहती है। तो वन प्रोग्राम में यील्ड मैनी प्रोसेसेस हो सकते हैं, प्रोग्राम में बहुत सारे प्रोसेसेस हो सकते हैं कि वन प्रोग्राम में यील्ड मैनी प्रोसेसेस। अब जैसे आगे हम बात करें, जैसे प्रोग्राम एंड प्रोसेसेस है, तो जस्ट यूजुअल कम आपका कैंडोनेशन है एंड यूज इन दिस चैप्टर हम देखें इसमें। तो जॉब यानी कि यूनिट ऑफ शेड्यूलिंग, फाइनेंस ऑफ प्रोसेसेस। फिर प्रोसेस है प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन यूनिट ऑफ शेड्यूलिंग, synonyms with job। फिर दिया है फ्रेट, यूनिट ऑफ शेड्यूलिंग एंड एग्जीक्यूशन कंटेन विद इन अ प्रोसेस। फ्रेट क्या, यूनिट ऑफ शेड्यूलिंग और एग्जीक्यूशन कंटेन विद इन अ प्रोसेस, प्रोसेस के अंदर रहता है। अब प्रोसेस क्या है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, ठीक है, प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट होता है, ये प्रोसेस के अंदर एग्जीक्यूट होता है। टास्क क्या होता है, टास्क यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ शेड्यूलिंग। ठीक है, तो इसमें आपका जैसे थ्रेड की बात करें तो नॉट यूज इन द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है ना, नॉट यूज इन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो बेसिक ये है कि इनके जो कैनोटेशन है समझे कि जॉब जस्ट यूनिट ऑफ शेड्यूलिंग, प्रोसेस प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन, थ्रेड यूनिट ऑफ शेड्यूलिंग एंड एग्जीक्यूशन कंटेन विद इन अ प्रोसेस, टास्क यूनिट ऑफ वर्क, राइट। अब देखिए ये आपका शेड्यूलिंग इन्वायरमेंट है। तो इस शेड्यूलिंग इन्वायरमेंट में हम क्या देखते हैं कि ये हमारा डिस्क है। देखिए डिस्क यानी कि आपकी हार्ड डिस्क, सेकेंडरी मेमोरी जिसको बोलते हैं। ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है, मिडिल टर्म शेड्यूलर है एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है। ये 3 शेड्यूलर्स हैं
ठीक है, ये आपका मेमोरी है। तो ये आपके प्रोसेस पड़े हुए हैं, आपके ये प्रोग्राम पड़े हुए हैं, P1 P2 P2, ये 3 आपके प्रोसेस मेमोरी में पड़े हुए हैं। तो अब यहाँ पे देखिए U1 U2 ये आपको बोलते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, ये P1 P2 ये आपके मीडियम टर्म शेड्यूलर, ये आपके शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ये आपके शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो अब आप ये देखो कि ये दोनों शेड्यूलर तो यहाँ पर है, लेकिन ये शेड्यूलर सिर्फ मेमोरी को इंडिकेट कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कौन सी स्टेट के बीच में होता है? रेडी एंड रन स्टेट के बीच में, जो सीधा मेमोरी के अंदर में होता है। तो एक बार में एक प्रोसेस ही एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद डिस्पैचर का काम क्या होता है? उस प्रोसेस को सीपीयू को देना, डिस्पैच करना। ओके, जैसे अब शेड्यूलिंग इन्वायरमेंट में अब देखिए कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या है? बैच ओरिएंटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। रोल क्या होता है? कंट्रोल द जॉब मिक्स इन मेमोरी टू बैलेंस यूज ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज, सीपीयू लाइक मेमोरी एंड इनपुट आउट। लोडर काम क्या करता है? इन एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड यूजर प्रोग्राम फ्रॉम डिस्क इनटू मेमोरी, डिस्क से मेमोरी में लोड करता है लोडर का। मीडियम टर्म शेड्यूलर काम होता है एवरी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक अ टाइम स्पेयर एंड ट्रैक क्यू to balance the mix of processes in memory to avoid stresses। मतलब आपको जो मल्टीपल प्रोसेसेस से जो प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना है उसको मेमोरी में लाता है और बाकी थ्रेसिंग को अवॉइड करता है। थ्रेसिंग बताऊंगा। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की बात करें तो एवरी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूल द मेमोरी रेजिडेंट प्रोसेस ऑन द सीपीयू, यानी कि मेमोरी को शेड्यूल, आपकी मेमोरी शेड्यूल होती है रेजिडेंट प्रोसेस, प्रोसेस को रिसाइड करने के लिए किसमें? सीपीयू। शॉर्ट टर्म यानी सीपीयू यहाँ से डिस्पैचर इसको सीपीयू को सौंप देता है एग्जीक्यूट होने के लिए। अब डिस्पैचर का एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम पॉपुलेट द सीपीयू रजिस्टर विद द स्टेट ऑफ प्रोसेस कनेक्टेड बाय रनिंग बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। वही बात जो मैंने आपको बताई। अब एक इन्वायरमेंट से और देखते हैं, देखिए ये न्यू प्रोसेस है, ये प्रोसेस स्टेट है। तो प्रोसेस न्यू से रेडी स्टेट में आता है, मैं आपको बता चुका, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूट। अब शेड्यूलर डिस्पैच, ये रेडी स्टेट से प्रोसेस कहाँ जाता है? रनिंग स्टेट में, जहाँ आपका मिडिल शॉर्ट टर्म शेड्यूलर काम करता है। यहाँ पर आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर काम करता है रेडी स्टेट और रनिंग स्टेट के बीच। ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए शेड्यूल किया जाता है। अगर कोई इंटरप्ट आता है तो वापस रेडी क्यू में इसको पटक दिया जाता है, फोर्सफुली इसको इंटरप्ट किया जाता है, फोर्सफुली इसको प्रीएम्प्ट किया जाता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो प्रोग्राम रन होके चला जाता है, एग्जिट हो जाता है। इसके बाद अगर कोई प्रोसेस अचानक से आयो रिक्वेस्ट करता है तो प्रोसेस रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में आता है। अपना काम खत्म करने का फिर वो रेडी स्टेट में ही जाता है, वापस रनिंग स्टेट में नहीं जाता। ये शेड्यूलिंग इन्वायरमेंट देखिए आपको ये बना। तो इसके और इसके बीच में लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है, इसके बीच में शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है। अब सवाल आता है कि मिडिल टर्म शेड्यूलर कहाँ रहता होगा? तो जब वेटिंग स्टेट से हम एक स्टेट और बना दें, हम एक स्टेट और बनाएं, यहाँ कहीं एक स्टेट बना दें, ऐसे करें, और इसको इस प्रोसेसेस को, वेटिंग के प्रोसेसेस को हमें सस्पेंड रेडी में दें और वापस शेड्यूल करें, तो ये मिडिल टर्म का माध्यम जिसको बोलते हैं मिडिल टर्म। ये बेसिक है, ये सीपीयू बस्ट है, ये इनपुट आउटपुट बस्ट है, ये सीपीयू बस्ट है, ये इनपुट बस्ट। दो ही चीजें होती है टाइम लाइन। देखो, इंस्टेड द रीडिंग म्यूजिक ट्रैक फ्रॉम सीडी, यानी कि सीडी से म्यूजिक ट्रैक को रीड करने के लिए आपके पास सीपीयू बस्ट। रीड अ म्यूजिक ट्रैक फ्रॉम सीडी, सीडी से इस म्यूजिक ट्रैक को रीड करना। फिर देखिए अगला सीपीयू बस्ट क्या है? प्रोसेस एंड रेंडर द ट्रैक स्पीकर। ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल हमने दिया कि रेंडर म्यूजिक टू स्पीकर एंड रीड म्यूजिक टू फ्रॉम द सीडी। देखिए बेसिक में क्या चीजें आती है? शेड्यूलर का बेसिक लेवल, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। तो जो बेसिक शेड्यूलर स्टेप्स है, ग्रैब द अटेंशन ऑफ द प्रोसेसर, सेव द स्टेट ऑफ द करंटली रनिंग प्रोसेस, select a new process to run, dispatch the newly selected process to run on the processor। यानी कि बेसिक शेड्यूल स्टेप ये है कि आप प्रोसेसर का अटेंशन ग्रैब करो, खाली की नहीं। कि सेव द स्टेट ऑफ द करंटली रनिंग प्रोसेस, इस रनिंग प्रोसेस की स्टेट को सेव करो। सिलेक्ट अ न्यू प्रोसेस टू रन, नए प्रोसेस को सिलेक्ट करो।
न्यूली सिलेक्टेड प्रोसेस को रन स्टेट में डिस्पैच करो ऑन द प्रोसेसर पर। ये बेसिक शेड्यूलिंग, आपके शेड्यूलिंग बेसिक ये है। और जैसे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पीसीबी, हर प्रोसेस का अपना एक प्रोसेस होता है, पीसीबी होता है। जैसे ये देखिए आप, तो इसमें एक छोटा सा प्रोग्राम है कि स्टेट टाइप में न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग एंड हाल्टेड यानी एग्जिट। हाल्टेड मतलब यहाँ पे एक टर्मिनेट से मतलब है, ये सारी स्टेट्स होती हैं। हमने यहाँ पे स्टेट टाइप दे रखा। अब यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रक्चर बना है कंट्रोल ब्लॉक टाइप का, जिसमें हम नेक्स्ट पीसीबी के लिए यहाँ पे नेक्स्ट पीसीबी यहाँ पे दे रखा है, एक पॉइंटर क्रिएट किया है। तो इसमें क्या इनम स्टेप टाइप स्टेट में है कि एड्रेस पीसी का एड्रेस चाहिए होगा, रीड फाइल प्रायोरिटी है कि नहीं है वो भी देखना है। तो ये एक सिंपल छोटा सा प्रोग्राम है, जैसे मैंने आपको दिखा दिया। अब देखिए जैसे कि पार्शली एग्जीक्यूटेड स्क्वायर आउट प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, ये रेडी की हो, देखिए रेडी की हो सीधा सीपी में जाता है। ये इनपुट आउटपुट है, इसकी अभी इनपुट आउटपुट की है, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट है, टाइम स्लाइड एक्सपायर्ड है, 4 का चाइल्ड, 4 फंक्शन होता है, 4 का चाइल्ड, जो चाइल्ड एग्जीक्यूट, वेट फॉर एन इंटरप्ट आता है, तो सारी चीजें इसमें आती हैं। तो देखते हैं एक और शेड्यूलिंग बेसिक में जो सीपीयू बर्स्ट है, इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस सीपीयू एक्टिविटी बाय अ प्रोसेस बिफोर रिक्वायरिंग एन इनपुट आउटपुट आउटपुट। मतलब कंटिन्यूअस सीपीयू एक्टिविटीज आपको कंटिन्यू चलती रहती है प्रोसेस के द्वारा, तब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होने रिक्वायरमेंट होने से पहले इनपुट आउटपुट बस क्या करता है, एक्टिवेट द इंस्टेंटेड बाय द सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। पीसीबी देखिए प्रोसेस कंटेक्स्ट ब्लॉक भी बोलते हैं। तो प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट ब्लॉक दैट होल्ड द स्टेट ऑफ प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस की स्टेट को होल्ड करता है जो प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन में है। रेडी की में क्यू द पीसीबी दैट रिप्रेजेंट द सेट ऑफ मेमोरी, क्यू द पीसीबी यानी कि पीसीबी का जो क्यू है वो रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ मेमोरी रेजिडेंट प्रोसेसेस, कितने प्रोसेस मेमोरी के अंदर सेट है, दैट इज रेडी टू रन ऑन द सीपीयू, जो सीपीयू पर रन होने के लिए रेडी है। रेडी क्यू ये आईओ क्यू क्या होता है, क्यू द पीसीबी दैट रिप्रेजेंट द सेट ऑफ मेमोरी रेजिडेंट प्रोसेस दैट वेटिंग फॉर सम इनपुट आउटपुट। और इसमें क्या रहता है, जो सारे प्रोसेस रहते हैं वेट करते हैं इस क्यू में जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन रिक्वायरमेंट कर चुके हैं, आइदर इनिशिएटेड या अनकम्प्लीटेड, या तो वो कंप्लीट हो चुके हैं या फिर वो इनिशिएट है, अभी कंप्लीट नहीं है। नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम में क्या है, एल्गोरिथम दैट अलाउ द करंटली शेड्यूल्ड प्रोसेस ऑन द सीपीयू टू वॉलंटरी रिलिंगेट द प्रोसेसर, आइदर टर्मिनेटिंग आइदर मेकिंग इनपुट आउटपुट सिस्टम। या तो वो टर्मिनेट होंगे या तो अपने खुद से रिक्वायरमेंट जो कहते हैं इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट सिस्टम कॉल मानते हैं, तो वो फिर टर्मिनेट होंगे। प्रीएम्प्टिव में क्या होता है कि हम एल्गोरिथम दैट फोर्सफुली टेक द प्रोसेसर, फोर्सफुली प्रोसेसर को टेक कर लेता है करंटली शेड्यूल्ड प्रोसेस इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल इवेंट, यानी कि टाइमर इंटरप्ट आ गया या कोई कंप्लीशन इंटरप्ट आ गया, इनपुट आउटपुट कंप्लीशन इंटरप्ट आ गया, उस समय हम प्रोसेस को फोर्सफुली प्रीएम्प्ट कर देते हैं और उससे प्रोसेसर ले लेते हैं। थ्रेशिंग क्या बेसिकली एक फिनोमेना है कि डायनेमिक मेमोरी यूजेज ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस का जो डायनेमिक मेमोरी यूजेज है करंटली इन द रेडी क्यू, वो रेडी क्यू में रहता है, तो एक्सीड द टोटल मेमोरी कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम कितना टोटल मेमोरी कैपेसिटी वो एक्सीड करेगा, कितना मेमोरी लगेगा, ये बताता है कितना टाइम लगेगा। अब परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में क्या है, सिस्टम सेंट्रिक होता है, जिसमें सीपीयू यूटिलाइजेशन है, आपका थ्रूपुट है, एवरेज टर्नअराउंड टाइम है, एवरेज वेटिंग टाइम, और यूजर सेंट्रिक में रिस्पॉन्स टाइम है। तो देखिए सिस्टम के अकॉर्डिंग सीपीयू यूटिलाइजेशन परसेंटेज ऑफ टाइम द प्रोसेसर इज बिजी, कितना परसेंटेज टाइम रहा प्रोसेसर की बिजी होने। थ्रूपुट क्या है कि नंबर ऑफ जॉब एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम, पर टाइम में कितना नंबर ऑफ जॉब एग्जीक्यूट करता है। एवरेज टर्नअराउंड टाइम क्या दिखाता है, एवरेज इलैप्स टाइम फॉर जॉब एंटरिंग एंड लीविंग द सिस्टम, जो इलैप्स टाइम होता है एवरेज फॉर जॉब जब आप जॉब इंटर होती है, जब जॉब उसको छोड़ती है, उसके बीच का टाइम।
एवरेज वेटिंग टाइम क्या है? एवरेज ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम ईच जॉब वेट बाय द सिस्टम, सिस्टम में प्रत्येक जॉब कितना वेट किया ये दिखाता है। और रिस्पॉन्स टाइम में क्या है कि टाइम अंटिल सिस्टम रिस्पॉन्ड टू द यूजर, जब तक सिस्टम यूजर को रिस्पॉन्स करे वो आपका रिस्पॉन्स टाइम। दो अदर क्वालिटेटिव इशू है, जैसे स्टारवेशन होता है, कन्वे इफेक्ट है। क्योंकि स्टारवेशन का मतलब है कि शेड्यूलिंग एल्गोरिथम प्रिवेंट अ प्रोसेस फ्रॉम ईवर कंप्लीट। ये एल्गोरिथम जो है प्रिवेंट करती है प्रोसेस को फ्रॉम ईवर कंप्लीट, जब तक वो कंप्लीट नहीं है। स्टारवेशन वहाँ तब आता है जैसे कोई प्रोसेस है अपनी हाई प्रायोरिटी लेकर आया, तो वो एग्जीक्यूट हो रहा है, सीपीयू उसके पास है, इसके बाद जैसे वो टर्मिनेट होता है उसके नीचे वाला हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ जाता है। मान ली 1 2 एक की प्रोसेस से प्रायोरिटी 1 है, किसी की 2 है, किसी की 3 है। इसके बाद जैसे वन प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है, फिर दूसरा प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है, तीसरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, फिर से पहला प्रोसेस आ गया किसी कारण और हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया। इस तरह में ये सबसे लास्ट वाले प्रायोरिटी वाले होते हैं, वो लोगों को सीपीयू नहीं मिल पाता, अंततः वो जो है काफी देर तक वेट करते रहते हैं और लास्ट में सीपीयू उनको टर्मिनेट कर देता है। या सीपीयू की प्रॉब्लम आ गई, कुछ हो गई, या प्रोसेस के बाद में वो रन नहीं हो पाता है सिस्टम एरर की वजह से। तो स्टारवेशन को हटाने का तरीका होता है एजिंग। एजिंग का मतलब होता है किसी भी प्रोसेस की प्रायोरिटी को इंक्रीज कर देना, जिससे वो प्रोसेस जल्दी सीपीयू पा जाए। तो ये कन्वे इफेक्ट में क्या होगा, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अलाउ लॉन्ग रनिंग जॉब टू डोमिनेट द सीपीयू। ये अलाउ करता है लॉन्ग रनिंग जॉब, बहुत ही लंबा रनिंग जॉब अलाउ करता है जो सीपीयू के द्वारा डोमिनेट होता है। देखिए परफॉर्मेंस मैट्रिक्स E1 है, ये P2 है, P2 है। ये आपका वेटिंग टाइम है, ये आपका एग्जीक्यूशन टाइम है, एग्जीक्यूशन टाइम ये T1 टाइम है। देखो पहले आपका मान W2 आया, फिर P2 इस तरह आया, W3 यानी कि WI PI एंड CI आर रिस्पेक्टिवली द वेटिंग टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम एंड इमेज पॉइंट फॉर द जॉब शेयर। किसी जॉब के लिए शेड्यूल टाइम। ये देखिए मान लीजिए वेटिंग टाइम 2 है, एग्जीक्यूशन टाइम 3 है, तो कैसे आएंगे, देखिए कैसे जोड़ते कैसे हैं। 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 5 19। ये बन गया। ये परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ये एग्जेक्शन फॉर द फॉलोइंग स्लाइड, कंटेक्स्ट इस टाइम इज नेग्लिजिबल, हमने किया है यहाँ पे। सिंगल इनपुट आउटपुट क्यू है, सिंपल मॉडल है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और शेड्यूलिंग इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट। आइए देखते हैं नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन सी एल्गोरिथम नॉन प्रिमिटिव में है। आपका सबसे पहले तो XAST है। इसका मतलब होता है वंस अ प्रोसेस इज रनिंग इट विल कंटिन्यू टू बी until it reclaims control the CPU. This could be because it terminates voluntarily yields CPU to some other processes based on request from services from the operating system. तो तभी होगा जब वो खुद से कोई रिक्वेस्ट लेके जाएगा, जैसे कि आपका XCFS है, या आपका अराइवल टाइम इंक्लूसिव प्रॉपर्टी है, में एग्जीक्यूट कन्वे इफेक्ट हो सकता है, नो स्टारवेशन, हाई वेरिएबिलिटी ऑफ एवरेज वेटिंग टाइम, इसका बहुत ज़्यादा है। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में यूज एंटीपीसी टू फर्स्ट टाइम, नो कन्वे इफेक्ट, प्रोबेबली ऑप्टिमल फॉर बेस्ट एवरेज वेटिंग टाइम, मे सफर फ्रॉम स्टारवेशन, मे बी एड्रेस विद एजिंग रूल। इससे किसी भी स्टारवेशन आता है, इसमें भी एजिंग हम लगा सकते हैं। अब बात आती है प्रायोरिटी। दिस प्रोसेस डिफाइन द प्रोसेस may have additional policies such as XCFS for all job with same priority. Interactive for environments where different users will pay more for preferentially treatment, right? और SGF is a special case with priority 1 bus, ये स्पेशल इसकी प्रायोरिटी 1 होती है, और SGF स्पेशल के विद प्रायोरिटी इक्वल टू अराइवल टाइम। ये बस टाइम पे डिपेंड करता है, इसकी प्रायोरिटी 1 होती है। SGF एक स्पेशल केस है आपका विद प्रायोरिटी। SCFS तो नॉन प्रिएम्प्टिव एल्गोरिथम होती है विद प्रायोरिटी अराइवल टाइम। अब हम बात करते हैं कि आपका जो प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग
एल्गोरिथम साइमल्टेनियसली आप देखते होंगे scheduler is able to assume control of the processor anytime unbeknownst to the currently running process. Scheduler is able to save the state of currently running process for proper resolution from the point of preemption. Any of non-preemptive algorithm can be made preemptive. किसी भी non-preemptive को preemptive आप बना सकते हैं. इस तरह मैंने राउंड रॉबिन में बताया था जिसमें टाइम स्लाइस का पंगा होता है. इसके थ्रू ये होता है कि इसमें एफसीएफ इज बोलते हैं कि यूजफुल टू इंफिनिटी, यानी कॉन्टेक्स्ट इसमें टाइम बिकम्स इम्पोर्टेंट, इसमें इम्पोर्टेंट होता है. इसमें प्रोसेस बार बार कॉन्टेक्स्ट करता है क्योंकि बार बार इसको जो है टाइम स्लाइस के अकॉर्डिंग कॉन्टेक्स्ट होना पड़ता है. इसका मतलब है कि अमाउंट ऑफ टाइम प्रोसेस गेट बिफोर कॉन्टेक्स्ट इज आउट. तो अगर n processes हैं using under round robin, they will be the illusion they have exclusively the processor running 1 by n times the actual processor speed. ठीक है. अब जैसे व्हाट यू मीन बाई कॉन्टेक्ट, हाउ डू डिस्पैचर गेट रन, सारे किस्म के जवाब मैं आपको दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में. राउंड रॉबिन पे देखिए शेड्यूल ये बनता है. डिस्पैचर क्या करता है इसमें, गेट हेड ऑफ रेडी क्यू, सेट टाइमर डिस्पैच. टाइमर इंटरप्ट सेव द कॉन्टेक्स्ट विद पीसीबी. अगर टाइमर आपका इंटरप्ट होता है तो पीसीबी में वो प्रोसेस आपका लोड होता है. मूव द पीसीबी टू एंड ऑफ द रेडी क्यू और अब कॉल टू डिस्पैचर, फिर डिस्पैचर लागू होता है. आई रिक्वेस्ट टाइप में क्या होता है, सेव कॉन्टेक्ट विद पीसीबी, मूव पीसीबी टू इनपुट आउटपुट टू एंड अब कॉल टू डिस्पैचर. फिर इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है. जब टाइमर आपका, जब टाइम स्लाइस आपका खत्म होता है तो वो प्रोसेस अगर टर्मिनेट वो नहीं होता तो बचता है अगर कुछ, तो अपने ही पीसीबी में जाके सेव हो जाएगा. फिर वो पीसीबी रेडी क्यू में के अंत में जाके लग जाएगी, वो हो जाएगी. फिर डिस्पैचर उसके फिर से डिस्पैच करता है. आई रिक्वेस्ट करके ये चीज़ है कि सेव कॉन्टेक्स्ट इन पीसीबी. वो प्रोसेस अपने पीसीबी में सेव होता है, फिर वो कहा जाता है रेडी क्यू में जाके आयो क्यू में, फिर डिस्पैचर उसको वापस रिमूव करता है. आई कंप्लीशन इंटरप्रिटर में क्या सेव द कॉन्टेक्स्ट इन पीसीबी, फिर से सेव होता है. फिर वो पीसीबी जो है इनपुट आउटपुट कंप्लीट करने के बाद क्या करेगा, रेडी क्यू में चलेगा. जैसे कि आपको देखा प्रोसेस टर्मिनेटेड ट्रैक हमने क्या फ्री पीसीबी, तो पीसीबी से फ्री हो जाता है. अब डिस्पैचर उसको एग्जिट कर देता है. ये पूरा राउंड रॉबिन हर इसमें चलता है. अब इसके प्रायोरिटी में तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्रायोरिटी डिपेंड करती है क्या प्रायोरिटी लेके प्रोसेस आया. अगर उसकी प्रायोरिटी हाई है तो पहले वो हैंडल करेगा. इसके अकॉर्डिंग कंसिस्टेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में बाकी की प्रायोरिटी बेस्ड प्रोसेस आपके एग्जीक्यूट, ये चीजें वहां पर बनती चली. अब जैसे आपका Q1 Q2 Q3 ये सारे के सारे न्यू प्रोसेस है. ये आपका एक Q1 Q2 Q3 Q4 मल्टी लेवल फीडबैक प्रोसेस डज नॉट फिनिश बिफोर Qi ड्रॉप डाउन 1. इसी तरह जब तक आपका पहला प्रोसेस डाउन नहीं होगा दूसरा प्रोसेस नहीं आएगा, तीसरा नहीं आएगा, चौथा नहीं आएगा. ये चीजें वहाँ पर बन जाती है. ठीक है. ये पीसीबी शेड्यूल है, मुझे पीसीबी ही आप लोगों को बताना है इसके बाद. ओके, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे. मुझे कल के लेक्चर में आगे के टॉपिक के बारे में मुझे पीसीबी आपको बताना, मैं कल पीसीबी प्रेजेंट करूंगा आप लोगों के सामने. ओके, थैंक यू.